हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 की ज्योग्राफी ले रहे हैं और इसके अंदर जो कंटेंट डिज़ाइन किया गया है ये सीबीएसई 6 क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट हो, चाहे वो सीटेट हो या केवीएस, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड नाउ लेट्स बिगिन। So, firstly, we are going to discuss about celestial bodies. Celestial bodies क्या होती हैं? जो ये टर्म है celestial bodies, ये यूज़ होता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में, चाहे स्टार्स की हम बात करें, चाहे वो प्लैनेट्स हों, एस्ट्रॉइड्स हों, सैटेलाइट हो, मीटेरॉइड्स हों या कॉमेट्स हों, जितने भी स्काई के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज ऑल कम अंडर सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडी एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर ये सारे इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक ये बिग सेट है और बाकी इसमें सब सेट हैं जो इसके पार्ट हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो एक क्वेश्चन अगर बना कि सेलेस्टियल बॉडीज़ इनमें से कौन नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सेलेस्टियल बॉडीज़ वो होती हैं जो स्काई के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, और इनके बारे में हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है फुल मून एंड न्यू मून का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, फुल मून होता है पूर्णिमा, यानी कि जिस दिन चांद पूरा कंप्लीट हमें दिखाई देता है, और न्यू मून यानी कि अमावस्या, जिस दिन चांद दिखाई नहीं देता है। अब इसकी भी एक अपनी पर्टिकुलर साइकिल होती है और इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं। ये वाला जो चीज़ है, मैंने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है ताकि बाकी चीज़ों को ना पढ़ के बच्चे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हम उनको कवर करें। सो फुल मून इज़ पूर्णिमा एंड न्यू मून इज अमावस्या। अब इसकी जो साइकिल है एक बार हम उसको देखते हैं। ये डायग्राम में आप देखेंगे, इस डायग्राम के अंदर अगर पहले हम बात करें यहाँ न्यू मून यानी कि अमावस्या, तो किस तरीके से साइकिल फॉलो होती है। पहले यहाँ पे बिल्कुल ही डिसअपियर है, मून नहीं दिखेगा, फिर नेक्स्ट उसमें क्रीसेंट शेप आएगी इस तरीके से। तो इसे अब ये बढ़ रहा है। अब न्यू मून से जब हम फुल मून की तरफ जाएंगे तो चांद क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम वैक्सिंग क्रीसेंट, उसके बाद फिर ये पूरा 1/4 जो शेप होती है, 1/4 जो पार्ट होता है वो, सॉरी हाफ पार्ट जो है वो इधर होगा, तो फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून इसे आप बोलेंगे। नेक्स्ट वाला जो है ये गिबस मून। आप बस एक टर्म का ध्यान रखेंगे, जब हम न्यू मून से फुल मून की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अब डिसअपियर से चांद पूरा दिखने जा रहा है, तो वहाँ की जो साइकिल है उसमें टर्म है वैक्सिंग, यानी कि वो बढ़ रहा है। वैक्सिंग क्रीसेंट, पहले क्रीसेंट शेप है तो क्रीसेंट, फिर क्वार्टर हाफ और उसके बाद गिबस, और गिबस के बाद क्या आएगा, फुल मून। अब फुल मून जब आ गया है तो फुल मून के बाद कैसी साइकिल होगी, अब हम फुल मून से न्यू मून की तरफ जाएंगे तो उसमें चांद क्या होगा, घटेगा, यानी कि वेनिंग। तब वैक्सिंग की जगह कौन सा टर्म यूज होगा, वेनिंग। तो पहले वेनिंग गिबस आएगा, उसके बाद 3/4 हाफ मून आएगा, एंड नेक्स्ट फिर नेक्स्ट है वेनिंग क्रीसेंट शेप आएगी और फिर न्यू मून आएगा। अब इसी के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसी के अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शुक्ल पक्ष किसे बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। तो देखिए, शुक्ल पक्ष हर एक में पहले अगर हम बात करें न्यू मून से फुल मून तो 15 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, और फिर अगर हम फुल मून से न्यू मून की बात करें तो फिर 15 डेज़ का टाइम होता है, यानी कि पूरी एक 29 डेज़ के अराउंड ये साइकिल रहती है। शुक्ल पक्ष में बिगिन विद न्यू मून एंड एंड्स विद फुल मून, यानी कि शुक्ल पक्ष के अंदर क्या हो रहा है कि हम न्यू मून से, यानी कि अमावस्या से हम कहाँ जा रहे हैं, पूर्णिमा की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये क्या होगा, शुक्ल पक्ष होगा, शुक्ल। और कृष्ण पक्ष, यानी कि कृष्ण मतलब काला होता है, तो कृष्ण पक्ष में क्या हो रहा है, हम फुल मून से कहाँ जाएंगे, न्यू मून की तरफ जाएंगे, तो ये क्या होगा, कृष्ण पक्ष होगा। तो ये वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए।
आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो कृष्ण पक्ष बिगिन विद द फुल मून एंड एंड्स विद न्यू मून। शुक्ल पक्ष में बिगिन विद द न्यू मून एंड एंड्स विद फुल मून। न्यू मून यानी कि अमावस्या, फुल मून यानी कि पूर्णिमा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सेलेस्टियल बॉडीज। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या का कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट है स्टार्स। अब स्टार्स के साथ और प्लैनेट, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं एक ही साथ बताती हूँ। स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडी है और प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। आपने साइंस के अंदर एक टर्म पढ़ा होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, बल्कि वो दूसरी लाइट जो होती है, जब वो लाइट उन पे पड़ के रिफ्लेक्ट होती है तो उसके वजह से वो विजिबल होते हैं। सो स्टार्स जो हैं ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, इट मीन्स उनकी अपनी लाइट है। और प्लैनेट्स जो हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि उनकी अपनी लाइट नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। स्टार्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वाइल प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज। सो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। ऑफ कोर्स स्टार जो है हॉट गैसेस से बना होता है तो हॉट है। सन इज द बिगेस्ट स्टार। सन एक स्टार है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। एनर्जी रिलीज करते हैं ये। और सन, आपको पता होगा कि सन इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अगर हम ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें अर्थ पे कौन है, तो वो सन है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार और द सन इज ऑल्सो अ स्टार। तो स्टार के अंदर हमने 3 पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट पढ़े। स्टार्स हॉट और गैसेस से बने होते हैं। दीज आर ल्यूमिनस यानी कि उनकी अपनी लाइट होती है। और सन भी एक स्टार है और सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। नेक्स्ट प्लैनेट का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। पहले प्लैनेट्स को भी इधर साथ में ही हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास अपनी हीट या लाइट नहीं होती, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, मार्स है, जुपिटर है। दीज ऑल आर प्लैनेट्स और इनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं है। दीज आर नॉन ल्यूमिनस, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार। ये हमें कैसे दिख पाते हैं? जब स्टार से लाइट इनके ऊपर पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी तब ये हमें विजिबल होंगे। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटे विच मीन्स वंडरर्स। ठीक है, ग्रीक वर्ड है और इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। जैसा कि मैंने बताया उनके पास अपनी लाइट नहीं होती तो वो वहीं से डिराइव करते हैं जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब एक चीज़ है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। अब कॉन्सेप्ट आता है, मैंने अभी आपको ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस का कॉन्सेप्ट बताया, सन के बारे में हमने देखा, प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट के बारे में जाना, प्लैनेट क्या है, बट कौन कौन से प्लैनेट हैं अभी वी विल डिस्कस इट फर्दर इन द वीडियो। हमने यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में देखा, स्टार्स के बारे में देखा। अब कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट का। एक बार हम सैटेलाइट को देखते हैं कि सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट इज अ मून, प्लैनेट और मशीन दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट और स्टार। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मून ही एक सैटेलाइट है, या जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की हम बात करते हैं जैसे एड्यूसेट है, इनसेट है हमने भेजा, कि वही सैटेलाइट है। नहीं, सैटेलाइट कोई भी ऐसी बॉडी है जो किसी दूसरे बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। अब हमने अपने सोलर सिस्टम में देखा कि सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो प्लैनेट्स भी क्या हुए, सैटेलाइट हुए, क्योंकि वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। और मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इसीलिए मून इज ऑल्सो अ सैटेलाइट। सो Earth is a satellite because it orbits the sun. Likewise, the moon is a satellite because it orbits the earth. I hope this concept is clear to you. अब सैटेलाइट के अंदर एक चीज़ आपको पता नहीं चाहिए, सैटेलाइट 2 तरह की होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट्स वो हैं जो नेचुरली प्रेजेंट है, ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उन्होंने नहीं भेजा है, लेकिन अभी हम कम्युनिकेशन पर्पस से, डिफेंस पर्पस से, विजिलेंस के लिए बहुत सारी सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं। या टेली कम्युनिकेशन की बात करें, सिग्नल्स वगैरह के लिए सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, तो वो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। सो दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है,
फर्स्ट सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट की अगर बात करें तो आर्यभट्टा इज़ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। सो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। अब हम सोलर सिस्टम पे आते हैं। तो सोलर सिस्टम में आपने देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम आपको दिख रहा होगा। इसमें सेंटर में कौन रहता है? सन। और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स हैं। या जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तो वो थ्योरी थोड़ा 11th क्लास या 12th क्लास वाली है, तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं देखेंगे। जब हमारा सोलर सिस्टम बना तो कुछ रेजिड्यू मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डेब्रीज, जो रॉकी मटेरियल है वो भी सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। जो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, यानी कि रिवॉल्व मतलब होता है किसी के चारों तरफ घूमना, तो ये किस पाथ में कर रहे हैं? जिस पाथ में कर रहे हैं उन्हें हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। और ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं है। दीज ऑर्बिट्स आर एलोंगेटेड, यानी कि इस तरीके से ऑर्बिट्स हैं जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स किसी पर्टिकुलर बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब मेन हमारा जो सोलर सिस्टम है वो अगर हम उसकी बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सन क्या है? सेंटर के अंदर है, और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स क्या है? रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर पूछें आपसे कितने प्लैनेट्स हैं तो आप इसको याद करने का एक तरीका है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। 1 2 3, एक मिनट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट्स थे, प्लूटो भी प्लैनेट था, बट अब उसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब ड्वार्फ प्लैनेट क्या है वो भी अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, आपको इनका नाम पता होना चाहिए, और ये थोड़ा याद करने का तरीका है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है। अब एम से फर्स्ट वाला है मरकरी, फिर वीनस, पहले मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब प्लूटो जो है प्लैनेट नहीं है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी। आगे हम देखते हैं, देखिए देर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर, पॉइंटर का एक मिनट हम यहाँ यूज करते हैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस अक्रॉस द सन दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। देखिए ये बुक पुराना एडिशन है, प्लूटो को अब हम प्लैनेट नहीं बोलते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, बोना ग्रह बोला जाता है। तो अभी हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, और ये सन से किस तरीके से डिस्टेंस पे लग रहे हैं आपको वो सीक्वेंस वाइज ही याद होना चाहिए। मरकरी फर्स्ट है, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। इसे याद अगर आपको नहीं हो रहा तो आप इससे याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट या एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मैंने इस तरीके से याद किया था। इधर 9 प्लैनेट्स हैं जैसे भी हैं, आप किसी भी तरीके से उसको याद कर सकते हैं। ऑल द 9 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। ऐसा नहीं है कि कहीं भी मूव कर रहे हैं, फिक्स्ड पाथ में मूव कर रहे हैं, एलोंगेटेड पाथ हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आपको एक समझाना है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो ये कॉन्सेप्ट है रोटेशन और रिवॉल्यूशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। इसके अंदर आपको अंतर, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। देखिए एक लट्टू है, उसको हम अगर घुमाते हैं तो वो अपनी एक्सिस पे घूमता है। लट्टू को अगर हमने घुमाया तो वो कैसे घूमेगा? अपनी एक्सिस पे, एक ही पॉइंट पे। तो वो है रोटेशन, जब कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट पे रोटेट कर रही है। और रिवॉल्यूशन मतलब होता है जब कोई बॉडी किसी बॉडी के चारों तरफ घूम रही है, तो वो रिवॉल्यूशन है। जैसे कि प्लैनेट्स की बात करें तो वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, सो दैट इज रिवॉल्यूशन। और अर्थ क्या है कि ऐसे तो घूम ही रही है इस ऑर्बिट के अंदर, लेकिन अपनी अपनी पोजीशन पे भी घूम रही है, अपनी पोजीशन पे भी रोटेट कर रही है। तो वो क्या कॉन्सेप्ट हुआ? रोटेशन का। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कौन सा ऐसा
प्लैनेट होगा, आप खुद ही सोच के बताइए, जिसका रिवॉल्यूशन, ध्यान से सुनिए, रिवॉल्यूशन पीरियड सबसे कम होगा। जो सन के पास में होगा तो वो अपना चारों तरफ, सन के चारों तरफ वाला डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर लेगा। यानी कि सबसे कम जो रिवॉल्यूशन पीरियड होता है वो किसका होता है? मरकरी का। मरकरी प्लैनेट का रिवॉल्यूशन पीरियड सबसे कम है, बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन। अब मैक्सिमम जिसका डिस्टेंस होगा उसे टाइम ज़्यादा लगेगा सन के चारों तरफ घूमने में। आपको पता है भाई, रेडियस ज़्यादा हो गया, दूर हो गए, तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा ना रिवॉल्यूशन के अंदर। तो वो कौन लगेगा ज़्यादा? मैक्सिमम रिवॉल्यूशन पीरियड किसका होगा? नेपच्यून का होगा। तो ये आपको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे मैक्सिमम रिवॉल्यूशन पीरियड किसका है, मिनिमम किसका है। मैंने एक टेबल दिया भी है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मरकरी का सबसे लेस रिवॉल्यूशन पीरियड है और वो केवल 88 डेज के अंदर कंप्लीट कर देता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो आपको पता होगा कि अर्थ जो है 365 डेज में सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देती है, 365 एंड कुछ डेज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और दी है, ये वाला चीज़ देखिए आप। अभी एक न्यू प्लैनेट को रिसेंटली डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है 2003 UB313। ये भी ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट डिस्कवर किया गया है। इसका नाम क्या रखा है? 2003 UB313। ये प्लैनेट प्लूटो से बड़ा है, लेकिन ये प्लैनेट नहीं बोलेंगे हम इसे, ये भी ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आएगा। अब ड्वार्फ प्लैनेट क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। हमने सन के बारे में देखा था कि सन जो है सेंटर में है, सोलर सिस्टम का जो मेन पार्ट है, मेन सोर्स है सभी प्लैनेट्स के लिए एनर्जी का, दैट इज सन। अर्थ पे आप देखेंगे तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। अब सन और अर्थ का अगर हम डिस्टेंस देखें तो कितना है सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है? कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस डिस्टेंस इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे। मिलियन आपको पता होना चाहिए, मिलियन क्या होता है? 10⁶ को बोलते हैं, यानी कि 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन इक्वल टू 10⁶। तो 150 मिलियन और किलोमीटर। तो कई बार पेपर में कंफ्यूज होने के लिए वो मीटर में देंगे या कुछ है, तो आप उसका यूनिट का ध्यान रखें। वैसे डिस्टेंस क्या है? 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सन का अर्थ से। अब एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या नॉर्मल आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सन से जो लाइट अर्थ पर आती है वो कितना टाइम लेती है? तो इट टेक्स अराउंड 8 मिनट्स। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 8 मिनट लगती हैं सन से अर्थ पर लाइट आने के लिए। तो ये क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, इसको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ये मेरे कुछ नोट्स हैं, यहाँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, A new planet is discovered by scientists but placed in the category of dwarf planet। जो भी हमने बात करी 2003 UB313, और इसे आयरिस भी बोलते हैं, ये प्लैनेट डिस्कवर किया, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। अब आप पूछेंगे कि ड्वार्फ प्लैनेट बोलते किसे हैं? तो ड्वार्फ प्लैनेट को मतलब डिफाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ड्वार्फ प्लैनेट इज़ वन विच ऑर्बिट्स द सन, एनफ मास टू अज्यूम नियरली अ राउंड शेप। एक तो ऐसा होना चाहिए जो सन के चारों तरफ, जैसे सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं सन के चारों तरफ, तो वो बॉडी सन के चारों तरफ ही रिवॉल्व करनी चाहिए, ऑर्बिट करनी चाहिए। और वो किसी का मून नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अर्थ है, अब अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, लेकिन मून क्या है? उसे हम प्लैनेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि सन के चारों तरफ की बात की गई कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना चाहिए। ध्यान से सुनिए दोबारा कि अगर हम किसी को भी ड्वार्फ प्लैनेट बोल रहे हैं तो उसका रिवॉल्यूशन सन के अराउंड होना चाहिए, ना कि प्लैनेट के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट वो हैं जो ऐसी चीज़ के रिवॉल्व करते हैं जो ऑलरेडी सन के अराउंड रिवॉल्व, मतलब ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, एंड उसका साइज मरकरी से कम होना चाहिए, क्योंकि मरकरी का ही हमने क्राइटेरिया रखा है। अगर उसका साइज मरकरी से कम है तभी वो ड्वार्फ है, अगर ज़्यादा है तो हम उसको प्लैनेट बोलेंगे। नहीं तो फिर मून को भी हम ड्वार्फ प्लैनेट कहने लगते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि मून क्या है? अर्थ का रिवॉल्व करता है, अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करता।
5 ड्वार्फ प्लैनेट्स जो हैं, ये आपको थोड़ा नाम पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं। सीरीज, प्लूटो, आयरिस, मेक ह्यूमा। ये आई थिंक इसकी प्रोनाउंसिएशन होम या जो भी है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। अब अर्थ के बारे में अगर देखें तो बस हमें ये पता होना चाहिए, अर्थ ब्लू प्लैनेट है। आपको पता है लाइफ यहीं पे पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी नेसेसरी कंडीशंस हैं, एयर है, वाटर है, 2/3 पार्ट पानी से कवर है, इसीलिए ब्लू प्लैनेट है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किलोमीटर में पूछ लेते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए, यूनिट का कन्वर्जन। और 8 मिनट लगती हैं रोशनी को सन से अर्थ पर आने में, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट थे जिन्होंने मून पे लैंड किया था 29 जुलाई 1969 में। दिस इज़ द वेरी फेवरेबल क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। मून का डायामीटर जो है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी कि अगर अर्थ का डायमीटर x है तो मून का डायमीटर x/4 है, 1/4। मून मूव्स अराउंड द सन इन 27 days, वी ऑलरेडी नो दैट। मून ऑल्सो रोटेट ऑन एक्सिस एंड टेक्स 27 days। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मून अर्थ के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रहा है और अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, जो हमने अभी बताया था अर्थ वाला केस। तो दोनों में ही उसका टाइम सेम है, इसीलिए हमें मून की हमेशा एक ही साइड विजिबल रहती है, दूसरी साइड विजिबल नहीं रहती, क्योंकि उसका रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पीरियड जो है वो सेम है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट वी विल डिस्कस दिस। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसमें पता होना चाहिए। 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 days। आपको इसका सबसे कम रिवॉल्यूशन पीरियड है मरकरी का, और सबसे ज़्यादा किसका है? नेपच्यून का। देखिए इसका ऑर्बिट पीरियड 164 ईयर लगते हैं नेपच्यून को सन का एक रिवॉल्यूशन करने में। और अर्थ का आप देखिए, अर्थ कितना लेता है? 365 days। तो ये तीन का आपको थोड़ा पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, ये देखिए इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स होते हैं MVEM, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन्हें हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, जो कि रॉकी मटेरियल से बने हैं, सॉलिड मटेरियल से। और जो JSUN यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ह्यूज हैं और गैसेस और लिक्विड से बने हैं, जबकि ये सॉलिड प्लैनेट हैं। तो डिफरेंस पूछ लेते हैं। इनर प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स हैं, रॉक से बने हैं, एंड आउटर प्लैनेट्स क्या है? गैसियस एंड लिक्विड मटेरियल से बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप ज़रूर देखेंगे। देखिए ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है हमारे सोलर सिस्टम में? वीनस। इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी किसे बोला जाता है? वीनस को। अर्थ का ट्विन, अर्थ का जुड़वा भी किसे बोला जाता है? वीनस को। देखिए अर्थ ट्विन, ये वाली चीज़। हॉटेस्ट प्लैनेट भी कौन है? वीनस है। नियरेस्ट प्लैनेट हमारी अर्थ के कौन है? वीनस है। क्यों? माई वेरी एजुकेटेड मदर। तो अर्थ के पास में सबसे पहले कौन हुआ? वीनस आया, ठीक है। फास्टेस्ट रोटेशन किसका है? रोटेशन की अगर बात करें, देखिए रिवॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, रोटेट अपनी एक्सिस पे कौन जल्दी रोटेट करता है? तो जुपिटर करता है। और सबसे कम कौन करता है धीरे? वीनस करता है। ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर मीथेन प्रेजेंट रहती है। ब्लू प्लैनेट अर्थ को बोला जाता है क्योंकि पानी 2/3 है। रेड प्लैनेट मार्स को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन होता है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है? मरकरी है। बिगेस्ट प्लैनेट कौन है? हमारा जुपिटर है। जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन ये हम बता चुके हैं, पास में है मरकरी, और स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन नेपच्यून। कोल्डेस्ट प्लैनेट, सबसे ठंडा प्लैनेट कौन है? नेपच्यून। भाई आपको पता है ये गैसेस से, लिक्विड से बना है, दूर भी है सन के। जो सन के प्लैनेट सबसे पास होगा तो वो सन से की हीट इजीली मिलेगी उसे, तो ज़्यादा गर्म होगा, और जितना दूर होगा तो वो उतना ही कोल्ड होगा। कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून। क्लोजेस्ट स्टार टू सन प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर हम सन की बात करें, सन खुद एक स्टार है, लेकिन सन के पास में सबसे पास में कौन सा स्टार है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। डेंसेस्ट प्लैनेट, जो प्लैनेट की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो क्या है? अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लीस्ट डेंस, सबसे कम, सैटर्न। ओनली सैटेलाइट विद एन एटमोसफियर लाइक अर्थ। सैटेलाइट की बात कर रहे हैं हम। सैटेलाइट यानी कि चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो या कोई भी मून की बात करें जो किसी उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही हो, तो ऐसी सैटेलाइट जिसमें एटमोसफियर है, जहाँ पे
एयर है, वो कौन है? टाइटन है, टाइटन। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? डीमोस। और बिगेस्ट सैटेलाइट क्या है? गैनीमेडा। ये जुपिटर की सैटेलाइट है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसे आप देख लीजिएगा चार्ट को। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्ट्रॉइड, मिट्रॉइड, मिट्योर्स एंड मिट्योराइट। ये वाला हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम इस वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए, एक टर्म होता है, एक मिनट, देखिए, एक टर्म होता है मिटियोराइड, एक टर्म होता है मिटियोर, और एक टर्म होता है मिटियोराइट। इस तीनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, मैं याद करने की एक ट्रिक आपको बता देती हूँ और समझा भी देती हूँ। मिटियोराइड, इसके पीछे वर्ड आता है राइड, यानी राइड मतलब घूमना होता है। मिटियोराइड, जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तो क्या था कि जब प्लैनेट्स बने तो बहुत सारा डेब्रीज, रॉकी मटेरियल अलग हो गया, है ना। तो जब वो रॉकी मटेरियल आपस में टकराया तो और छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स बन गए। जो रॉकी पार्टिकल प्लैनेट से बना उसे हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, जो कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, वहां पे मिलते हैं। अब जब वो आपस में टकराएंगे तो वो और छोटे छोटे होते रहेंगे, तो उनको हम बोलते हैं मिटियोराइड। राइड यानी कि जो स्पेस में राइड कर रहे हैं, ऐसे रॉकी मटीरियल या डेब्रीज जो स्पेस में घूम रहे हैं, तो वो मिटियोराइड हैं। जब वो कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, अर्थ के स्पेस में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब उनका कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं? वो बर्न हो जाते हैं। तब उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिटियोर। ध्यान से सुनिए, जब वो अर्थ के स्पेस में आ गए तो वो बर्न होकर, फ्रिक्शन के कारण बर्न हुए, तब उन्हें हम क्या बोलेंगे? मिटियोर्स। यानी कि शूटिंग स्टार कहते नहीं, टूटता तारा हुआ, टूटता तारा दिखा, तो वो मिटियोर्स हैं, यानी कि शूटिंग स्टार्स। ठीक है, क्योंकि वो अर्थ के कांटेक्ट में आके फ्रिक्शन के कारण बर्न हो गए, हीट अप हो गए। उसके बाद लास्ट टर्म है मिटियोराइट। राइट होता है जब कोई मिटियोर, मान लीजिए, अर्थ सरफेस पे आया लेकिन बर्न, पूरा कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ और अर्थ के सरफेस पे गिर गया, तो वो मिटियोराइट कहलाएगा। जब अर्थ के सरफेस पे या प्लैनेट पे, किसी भी प्लैनेट पे वो गिरा, मैं जरूरी नहीं कि वो अर्थ पे गिरे, कोई भी प्लैनेट पे गिरा तो वो क्या कहलाएगा? मिटियोराइट। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, मिटियोराइट्स, मिटियोराइट का कॉन्सेप्ट, ये वाला पहले हम देख लेते हैं। देखिए, meteoroid, meteors and meteorites do not support life बट दे प्रोवाइडेड अर्थ विथ सोर्स ऑफ अमीनो एसिड। देखिए, इनसे कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन इन ये सोर्स किस चीज़ की है? अमीनो एसिड्स, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द साइज ऑफ मिटियोराइट वेरी फ्रॉम स्मॉल ग्रेन टू लार्ज बोल्डर। जो मिटियोराइट जो अर्थ पे गिरते हैं ना, वो छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि न्यूज़ के अंदर अभी भी राजस्थान में एक मिटियोराइट गिरा था, और कितना बड़ा फिर गड्ढा क्रिएट करते हैं, वो डिप्रेशंस क्रिएट करते हैं अर्थ सरफेस पे। तो वो छोटा भी हो सकता है और लार्ज बोल्डर बहुत बड़े भी हो सकते हैं। द लार्जेस्ट मिटियोराइट वॉज फाउंड इन साउथ वेस्ट अफ्रीका, नोन एज होबो मेटियोराइट। तो अब तक का जो सबसे लार्जेस्ट मिटियोराइट की बात करें तो वो साउथ वेस्ट अफ्रीका में था, जिसे होबो मेटियोराइट बोलते हैं। अब मिटियोरॉइड्स, रॉइड्स, यार मैंने इसे याद करने का मिटियोराइड करके मैंने याद किया है, एग्जैक्ट वर्ड मिटियोरॉइड्स है। Meteoroids became meteors when they come in contact with Earth atmosphere and produce a streak of light. Meteors are also known as shooting stars. तो अगर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया कि शूटिंग स्टार किसे बोलते हैं, मिटियोरॉइड्स को बोलते हैं, मिटियोर्स को या मिटियोराइट को, तो करेक्ट आंसर इज मिटियोर्स। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो रॉइड को आप थोड़ा समझ लीजिए राइड से, तो जो स्पेस में ही है, स्पेस में ही घूम रहे हैं, तो दीज आर मिटियोरॉइड। उसके बाद जब वो जल गए तो मिटियोर्स, और अगर पूरी तरह नहीं जले और अर्थ सरफेस पे आ गए तो मिटियोराइट्स बोलेंगे। अब कॉन्सेप्ट है एस्ट्रॉइड्स का। एस्ट्रॉइड इज अ स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द अर्थ। जब हमारा सोलर सिस्टम बना, प्लैनेट्स बने, तो बहुत सारा रॉकी मटेरियल अलग हो गया, डेब्रीज थी, तो वो जाके मार्स और जुपिटर, जैसे मार्स यहाँ पे है, उसके बाद हमारा जुपिटर प्लैनेट रहता है, उनके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है।
यहाँ पे ये एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं, ठीक है। अनदर एंड स्मॉल पीसेस, अब जब सम एस्ट्रॉइड्स क्रैश इनटू अनदर एस्ट्रॉइड, स्मॉल पीसेस ब्रेक ऑफ, दीज आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। ये मैंने आपको बता दिया। एस्ट्रॉइड्स इन अवर सोलर सिस्टम आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्ट्रॉइड कहाँ पे मिलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में, जिसे हम मेन बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, इनकी कोई रिंग नहीं होती। देखिए जो इनर प्लैनेट्स हैं, माय वेरी एजुकेटेड मदर, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनमें कोई भी रिंग नहीं होती, यानी कि ये प्लैनेट सिंपल हैं। लेकिन जितने आउटर प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, उनमें ऐसे रिंग्स रहती हैं, ठीक है। तो हमेशा आउटर प्लैनेट्स में रिंग मिलेंगी, एस्ट्रॉइड्स में कोई भी रिंग नहीं होती है। दीज आर माइनर प्लैनेट्स, कोई इन पे एटमॉस्फेयर नहीं होता। आपने एक, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन बताया था कि ऐसी कौन सी सैटेलाइट है जिस पे एटमॉस्फेयर है, तो डीमोस, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। दे हैव देयर ओन मून, द फर्स्ट एस्ट्रॉइड मून सिस्टम वॉज ऑफ एस्ट्रॉइड ईडा एंड मून डेक्टिल। मैंने जैसे आपको बताया कि मून क्या होता है, जो किसी चीज़ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। जैसे अर्थ के लिए नेचुरल मून क्या है, हमारा जो चांद है, मून वही है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं तो कौन है, इनसेट है, एड्यूसेट है, आर्यभट्ट है। ऐसी एस्ट्रॉइड्स जो हैं, डेब्रीज हैं, उनके चारों तरफ भी कई बार कोई चीज़ रोटेट करती है, तो उनका भी अपना मून सिस्टम होता है। तो एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसका हमने नाम रखा है एस्ट्रॉइड ईडा, और उसका मून का नाम क्या है, डैक्टिल, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इन मेन टर्म्स को आप थोड़ा याद करेंगे, ध्यान रखेंगे। एक ये डायग्राम देखिए, इससे सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी यूनिट की बात करूँ तो यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर अलग अलग गैलेक्सीज होती हैं, और गैलेक्सीज क्या हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स प्लैनेट मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी के अंदर आता है, हमारा सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी के अंदर आता है, आकाशगंगा, आकाशगंगा, ठीक है, इसका पार्ट है। आकाशगंगा गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो यूनिवर्स सबसे बड़ा हो गया, फिर गैलेक्सी आई, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम होता है, और सोलर सिस्टम में प्लैनेट होते हैं, इसीलिए अर्थ बताया गया है। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लैनेट्स क्या हैं, सन क्या है, मून, सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, मिटियोरॉइड्स, मिटियोराइट, मिटियोर्स, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ है, अ मिटियोराइट इज अ सॉलिड पीस ऑफ डेब्री फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सच एज कॉमेट हो, एस्ट्रॉइड हो या मिटियोरॉइड हो, दैट ओरिजिनेट इन आउटर स्पेस। जो बन आया तो आउटर स्पेस से भाई, मिटियोरॉइड था, लेकिन फिर वो एटमोसफियर में आके सरफेस पे पहुंच गया, प्लेनेट के ग्राउंड तक, है ना, वहां पे टकरा गया, तो वो मिटियोराइट बन गया, ओके। लियोनिड मैक मिशन स्टडीज द इंटरेक्शन ऑफ मीटियोरॉइड्स विद अर्थ सरफेस। एक मिशन हम भेजा गया था जिसका नाम है लियोनिड मैक मिशन। ये किससे रिलेटेड है, किसकी स्टडी करता है, तो ये मीटियोरॉइड्स की स्टडी करता है। ऑप्शंस आपको बहुत सारे दे देंगे, एस्ट्रॉइड दे दिया, मीटियोरॉइड्स दे दिया, प्लैनेट दे दिया, मार्स दे दिया, कुछ भी इस तरीके से। तो आपको करेक्ट आंसर लगाना है मीटियोरॉइड्स की स्टडी के लिए। अब बात करते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, अब अगर हम बात करें कॉमेट्स की, तो कॉमेट्स क्या हैं, कॉमेट्स कॉस्मिक बॉडीज ही हैं, यानी कि हमारे स्काई में ही प्रेजेंट हैं, बट ये क्या है, फ्रोजन गैस पार्टिकल है। जब फ्रीज हो जाती है गैस, यानी कि तो गैस हुआ, रॉक हुआ, डस्ट हुआ, बट दीज आर इन फ्रोजन फॉर्म, देन वी कॉल इट कॉमेट्स। अब क्या हुआ, अगर कॉमेट सन के पास से निकलेगा, है तो वो फ्रोजन फॉर्म के अंदर, और जब सन के पास जाएंगे तो क्या होंगे, वो मेल्ट होंगे, और क्या होगा, फिर उनकी शेप, अभी हम दिखाते हैं उसकी शेप कैसी बनेगी, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। देखिए इस वाली पिक्चर के अंदर आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि देखिए ये सन है, ये फ्रोजन पार्टिकल है, ठीक है, फ्रोजन गैस, डस्ट या रॉक पार्टिकल है। कि तब क्या हुआ, जब ये सन के पास आए तो सन की हीट की वजह से ये मेल्ट होंगे, और ये टेल लाइफ शेप, इनकी इस तरीके से शेप बनेगी, ठीक है। तो ये गैस टेल, गैसेस इजेक्ट होंगी, तो इस वजह से इनकी शेप कुछ इस तरीके की बनेगी। कॉमेट्स आर कॉस्मिक स्नो बॉल्स ऑफ फ्रोजन, ये आपको ध्यान रखना है, गैस, रॉक एंड डस्ट,
द कॉमेट्स वार्म्स अप व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद सन, जब सन के कांटेक्ट में आएंगे तो ऑफ कोर्स क्या होंगे, गर्म होंगे, वार्म होंगे एंड क्रिएट एटमॉस्फेयर और कॉमा। जो ये चीज़ बनी ना, ये चीज़, ये एटमॉस्फेयर कहलाता है इनका, कॉमा। ठीक है। दे डू नॉट हैव रिंग्स एंड मून, ना तो इनकी रिंग्स होती हैं, जैसे आपने देखा कि हमारे जो आधे आउटर प्लैनेट्स की अगर हम बात करें उनमें रिंग होती है, तो इसमें कॉमेट्स में रिंग नहीं होती। ये भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये भी बनेगा, क्या कॉमेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ? तो यस ऑफ कोर्स। क्या इनके अपने मून्स होते हैं? नहीं, लेकिन एस्ट्रॉइड का अपना मून है। आपने पीछे वाली इसके अंदर भी देखिए, मैं दिखा देती हूँ, उस चीज़ को याद रखना है। एस्ट्रॉइड ईडा एंड मून डेक्टिल है ना इसका एस्ट्रॉइड मून सिस्टम। तो एस्ट्रॉइड्स के मून है, ठीक है, लेकिन रिंग्स नहीं है, और यहाँ पे ना तो रिंग है और ना ही उसका अपना मून है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमेट हेली जो है एक कॉमेट है जो लास्ट 1986 में दिखा था, और अब वो हर 75 से 76 ईयर बाद दिखता है। तो अब 76 ईयर बाद लगा लीजिए, तब वो दिखेगा। तो कॉमेट हेली का नाम आपको पता होना चाहिए कि हेली क्या है। हेली एक कॉमेट है। मैंने एक चीज़ बताई थी, सिरिस, ये क्या है? ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो, प्लूटो क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। मेक क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ईडा क्या है? ईडा एक एस्ट्रॉइड है, ठीक है। डेक्टिल क्या है? डेक्टिल मून है ईडा का, एस्ट्रॉइड का। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जितने भी टर्म्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। कॉमेट्स डू नॉट हैव रिंग, दे डू नॉट हैव मून्स। अब एक टॉपिक यहाँ पे जो छूट गया है, वो टॉपिक है कॉन्स्टिलेशंस का। देखिए, कॉन्स्टिलेशन क्या है? आपने कई बार नोट किया होगा, जब रात को अगर कभी क्लियर स्काई हो, गांव में तो आजकल ये चीज़ देखने को मिलती है, बट शहरों में इतना पोल्यूशन है कि वहाँ पे आप स्टार्स नहीं देख पाते हैं। तो स्टार्स कई बार एक पर्टिकुलर शेप फॉर्म करते हैं स्काई के अंदर, है ना, एक पर्टिकुलर शेप, उन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये वाला आपने देखा, अब इसके अंदर कॉन्स्टिलेशन कैसे है? देखो, चम्मच बन रही है इस तरीके से, ये एक कॉन्स्टिलेशन है। इसका नाम क्या है? बिग बियर या उर्सा मेजर। क्या बोलते हैं इसे? उर्सा मेजर यानी बिग बियर। और इसी के जैसा एक और है उर्सा माइनर, इसी के जैसा एक और है उर्सा माइनर, जिसे बोलते हैं स्मॉल बियर। ठीक है। आपने एक स्टार का नाम सुना होगा, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, या इसे पोलैरिस बोलते हैं, नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। ठीक है। ये किसका पार्ट होता है? उर्सा मेजर का पार्ट है, उर्सा माइनर का पार्ट है। तो ये उर्सा माइनर का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, उर्सा माइनर का पार्ट है। सप्तऋषि, सप्तऋषि आपने सुना होगा अपने दादा दादी से, वैसे जब कभी पुरानी कहानी में सुनाया जाता था, तो उर्सा जो चम्मच जैसी इस तरीके की शेप बनती है, जिसके अंदर 7 स्टार, 1, एक मिनट इधर, 1 2 3 4 स्टार्स यहाँ पे रहते हैं, फिर 5 6 7 3 टेल्स पे रहते हैं। ठीक है। और इसी के सीध में एकदम रहता है यहाँ पे पोल स्टार। ठीक है। तो पोल स्टार किसका पार्ट है? उर्सा माइनर का पार्ट है। तो ये आपने सप्तऋषि देख लिया किसे बोलते हैं, उर्सा मेजर को ही। पोल स्टार की डायरेक्शन के, पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन में हमेशा हमें इंडिकेशन देता है? नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। पुराने टाइम में पोल स्टार का यूज़ होता था डायरेक्शन को पता करने में। अब ये देखो, उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर मैंने समझाया। उर्सा मेजर अब रिवॉल्व भी करता है स्काई में, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है रिवॉल्व करने की? ईस्ट से वेस्ट। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो कैसे घूमेगा? ईस्ट से वेस्ट, ऐसे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। और ये नॉर्थ डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए क्या यूज़ होता है? पोल स्टार। उर्सा मेजर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट बियर या बिग बियर। देर इज अनदर कॉन्स्टिलेशन नियर इट, उसी के पास में एक दूसरी कॉन्स्टिलेशन है, बिल्कुल ऐसी सप्तऋषि जैसी, छोटी, बट वो छोटी है, उर्सा माइनर या लिटिल बियर बोलते हैं। और जो पोलैरिस या नॉर्थ स्टार है, क्या वो उर्सा मेजर का पार्ट है, उर्सा माइनर का पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ उर्सा माइनर या स्मॉल बियर या लिटिल बियर। ठीक है, इस तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक कॉन्स्टिलेशन है जिसे हम बोलते हैं कैशियोपिया। कैशियोपिया मीन्स डिस्टॉर्टेड एम और डब्ल्यू। जब एम या डब्ल्यू को थोड़ा बिगाड़ दो ना, ऐसे जैसे ये है या ये अभी आप इसे चाहे एम बोल लो चाहे डब्ल्यू, तो ये वाली क्या है? कैशियोपिया शेप है। इसके अंदर कितने स्टार हैं? 1 2 3 4 5 स्टार्स। ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड एम या डब्ल्यू वाली शेप बोलेंगे कैशियोपिया। इसके बाद आता है लियो मेजर। लियो मेजर चूहे की तरह थोड़ा शेप है इसकी, देखिए ऐसे 1 2 3
4 5 6 7 8 9, 8 to 9 स्टार्स इसके अंदर रहते हैं, इसे लियो मेजर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओरियन। ये किस तरीके का रहता है? ऑल्सो कॉल्ड हंटर, इसका दूसरा नाम क्या है? हंटर। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए कि ओरियन को दूसरा नाम क्या है? हंटर है। जैसे कि उर्सा माइनर पोल स्टार की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो ऐसी ओरियन किसको करता है? सीरियस, ये वाली है। जो ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार जो होगा ना स्काई में, वो क्या होगा? सीरियस। ठीक है, और वो कौन डायरेक्शन इंडिकेट करता है? ओरियन कॉन्स्टिलेशन बताती है, कुछ इस तरीके की दिखती है। जो इसकी बेल्ट दिख रही है 3 स्टार वाली, उसकी लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आपको ओरियन दिखेगा। ठीक है, तो सीरियस इज इन द लेफ्ट टू द स्टार फॉर्मिंग द बेल्ट, यानी कि ये वाली साइड के अंदर आपको दिखेगा सीधा। तो ये वाले सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ टर्म 6 क्लास के बच्चों के लिए क्वेश्चन है ना, 1 वर्ड के एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। सोलर वर्ड कहाँ से निकला है? सोल, जिसका मतलब है सन गॉड। ठीक है, ज्योग्राफी, तो ये ग्रीक वर्ड्स हैं सारे ही। जियो मीन्स हमेशा अर्थ होता है, तो देखो जियो यहाँ पे भी अर्थ है, जियो यहाँ पे भी अर्थ है, जियो यहाँ पे भी अर्थ है। अब क्या है आगे? ग्राफी मीन्स होता है स्टडी, सॉरी राइटिंग। तो ज्योग्राफी यानी कि जहाँ पे हम अर्थ के बारे में लिख रहे हैं, अर्थ के बारे में कर रहे हैं डिस्कस। जियोलॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो अर्थ की स्टडी। जियोमेट्री, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, तो जहाँ पे अर्थ का मेजरमेंट की बात कर रहे हैं वो जियोमेट्री में पढ़ेंगे। जियोइड यानी कि जियो प्लस ऑइड, जिसकी शेप अर्थ जैसी हो वो कहलाएगा जियोइड। तो आई होप ये वाला आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर उसे बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और साथ में आपके सीबीएसई के जो 6 क्लास के हैं उसके कॉन्सेप्ट के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो put the notification bell on so that you will be notified every time when I will upload a new video. Thank you.